हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा दक्षिण भारत के कुछ छोटे राजवंशों के बारे में, और आज भी उसका एक नया टॉपिक है। उसमें भी हम क्या है, दक्षिण भारत के छोटे राजवंश और एक जम्मू कश्मीर का राजवंश, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राजवंश हुए और दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश रह गया था, इसके बारे में क्या है बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पाल वंश। जो दक्षिण भारत का हमारा पाल वंश रह गया था, पाल वंश के बारे में जाने कि पाल वंश जो था, गौड़ रीति विद्या का विकास इसी वंश में हुआ था। कौन सा? गौड़ रीति विद्या का विकास इसी वंश में हुआ था। और इसके संस्थापक यहाँ पर गोपाल, जो 750 ईस्वी में यहाँ पर आते हैं, और इनकी राजधानी यहाँ पर आती है मुंगेर। ठीक है, किसकी राजधानी? पाल वंश की। संस्थापक कौन था? गोपाल। ठीक है, गोपाल संस्थापक था, जो 750 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था और इसने अपनी राजधानी मुंगेर बनाई थी। ठीक है, आदंतपुरी जो बिहार में स्थित है, उसमें विश्वविद्यालय का निर्माण इसी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा। और गोपाल जो है बौद्ध धर्म का क्या था? अनुयामी था। अब इसके बाद बात करते हैं इसका जो प्रमुख शासक थे, जिसमें धर्मपाल और देवपाल और महिपाल जैसे यहाँ पर राजवंश शासक आते हैं। जो इसमें सबसे प्रमुख शासक और सबसे शक्तिशाली शासक था, वो था यहाँ पर धर्मपाल। धर्मपाल यहाँ पर सबसे शक्तिशाली शासक था। और जब मैं आपको राष्ट्रकूट पढ़ा रहा था, तो उसमें राष्ट्रकूट द्वारा धर्मपाल पर विजय प्राप्त करी गई थी। कब? जब त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो सबसे पहला प्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला शासक कौन बना था? वो यहाँ पर धर्मपाल बना था। और इसमें 3 वंशों ने यहाँ पर संघर्ष में भाग लिया था। पहले राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल वंश, जिसमें धर्मपाल इसमें सम्मिलित था। इसके बाद एक गुजराती कवि है सोठल। सोठल ने इनको एक उपाधि दी। कौन सी उपाधि थी? उत्तरापद स्वामी। उत्तरापद स्वामी की उपाधि किसके द्वारा दी गई? सोठल के द्वारा। किसको दी गई? धर्मपाल को। और धर्मपाल ने सोमपुर में एक महाविद्यालय का निर्माण कराया। किसमें? सोमपुर में। सोमपुर महाविद्यालय का निर्माण, कौन सा? सोमपुर महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? धर्मपाल के द्वारा। अब जो इसके बाद जो शासक आया, वो आता देवपाल। देवपाल ने औरंगपुर यानी बिहार में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ का क्या करवाया था? यहाँ पर निर्माण कराया था। तो इतनी जानकारी जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, सिर्फ वो धर्मपाल के बारे में पूछे जाते हैं। सबसे शासक यानी पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा था? वो था यहाँ पर धर्मपाल। ठीक है, अब इसके बाद जो दक्षिण भारत में आता है वो सैन्य वंश। और सैन्य वंश की बात करें तो इसमें प्रथम राजवंश था, जिसने अभिलेखों को हिंदी में लिखा था। जिसकी जानकारी का हिंदी में मिली है। हिंदी में लिखने वाला पहला राजवंश सैन्य वंश था, जिसने अपने अभिलेखों को हिंदी में लिखा था। अब इसके बाद इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक इसके आते हैं सामंत सेन। सामंत सेन इसके संस्थापक आते हैं। और सामंत सेन ने अपनी राजधानी पर नदिया, जो कि लखनऊती है। ठीक है, अब इसमें प्रमुख शासक आते हैं, वो यहाँ पर फर्स्ट विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। ठीक है, विजय सेन पहला ही प्रथम इस वंश का, सैन्य वंश का विजय स्वतंत्र शासक था। अपने राज्य को स्वतंत्र करने वाला या घोषित करने वाला प्रथम कौन था? विजय सेन। और विजय सेन शैव धर्म का अनुयामी था। और देवपाड़ा में इसने प्रद्युम्नेश्वर, ठीक है, प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का क्या करवाया था? इसने निर्माण कराया था। और प्रद्युम्नेश्वर मंदिर किसके लिए समर्पित है? वो शिव जी के लिए समर्पित है। शिव जी का बहुत विशाल मंदिर है। अब इसके बाद बल्लाल सेन की बात करें तो बल्लाल सेन यहाँ पर 2 ग्रंथ लिखते हैं। एक का नाम आता है दान सागर, और दूसरे का आता है पर अद्भुत सागर। और अद्भुत सागर तो इसने किसी लक्ष्मण सेन, बल्लाल सेन ने लिखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसे पूरा वो यहाँ पर नहीं लिख पाया था। तो आधा अधूरा रह गया। तो उसको पूर्ण करने में सहयोग किसका था? लक्ष्मण सेन का।
लक्ष्मण सेन ने उसे पूर्ण रूप दिया, यानी उसको पूरी तरह से लिखने के बाद उसको पूर्ण रूप दे दिया। अब इसके बाद जो आता है यहाँ पर लक्ष्मण सेन। अब हम लक्ष्मण सेन की बात करें तो लक्ष्मण के राजसभा में 3 कवि थे, 3 लेखक थे, और लेखक यहाँ पर आते हैं फर्स्ट जयदेव, और दूसरे आते हैं धोई, और तीसरे हलायुद्ध। जयदेव के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, कौन सा है, गीत गोविंद, और धोई के यहाँ पर प्रबंधु, और हलायुद्ध के द्वारा यहाँ पर लिखा जाता है ब्राह्मण सर्वस्व। ये 3 महाकवि थे इसके राजसभा में, और उनके तीनों के द्वारा यहाँ पर ग्रंथ लिखे गए। इसके बाद ये हलायुद्ध जो था लक्ष्मण सेन के दरबार में प्रधान न्यायाधीश था और मुख्यमंत्री था। इसके बाद लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। इसके बाद क्या है, कोई हिंदू शासक बंगाल में नहीं था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था, लक्ष्मण सेन था। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हो गया पर दक्षिण भारत के राजवंश। अब एक बच देखते हैं पर जो जम्मू कश्मीर के राजवंश आते हैं, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से पर वंश आए उसको जान लेते हैं। कौन कौन से आए उसका कार्यक्रम इस प्रकार है। नंबर पर आता है कारकोट, इसके बाद उत्पल वंश, फिर लोहार वंश। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कारकोट वंश की, और कारकोट वंश का संस्थापक यहाँ पर दुर्लभवर्धन होता है, और ये 627 ईस्वी में हिंदू वंश की स्थापना, यानी हिंदू वंश का शासक था। ठीक, अब इसी के शासन काल में हिंदसांग जो है ने यात्रा करी थी जम्मू कश्मीर की। हिंदसांग ने जम्मू कश्मीर की यात्रा इसी के शासनकाल में करी थी, और ये हिंदसांग किसके शासनकाल में था, हर्षवर्धन के शासनकाल में था। ठीक है, अब इसके शक्तिशाली शासक की बात करें तो इसका जो शक्तिशाली शासक आता है ललितादित्य। ललितादित्य मुक्तापीड़ जो शासक था, क्या नाम था, ललितादित्य मुक्तापीड़। और इसने जम्मू कश्मीर, यानी इसने कश्मीर क्या बनाया, मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया। मार्तंड मंदिर का निर्माण इसी ने कराया था। पूछ लिया जाए कि मार्तंड मंदिर का निर्माण कराने वाला शासक कौन है, तो वो यहाँ पे कौन सा था, ललितादित्य। अब इस वंश के कारकुट वंश के बाद यहाँ पर उत्पत्ति होती है या उत्सर्जन हो जाए किस वंश का, उत्पल वंश का। और उत्पल वंश के संस्थापक की बात करें तो यहाँ पर आता है अवंतीवर्मन। और अवंतीवर्मन अवंतीपुर एक नगर का क्या करता है, निर्माण कराता है। और इसके बाद 980 में इस राजगद्दी पर, उत्पल वंश की राजगद्दी पर एक दिद्दा जो शासक यहाँ पर विराजमान होती है, जो महत्वाकांक्षी कहलाती है। महत्वाकांक्षी यानी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाली महत्वाकांक्षी यहाँ पर दिद्दा यहाँ पर आती है। अब इसके बाद हम बात करें, इसके बाद जो आता है वंश यहाँ पर आता है लोहार वंश। अब लोहार वंश का संस्थापक यहाँ पर आता है संग्राम राज, और संग्राम राज के बाद जो शासक आता है अनंत राजा। और अनंत राजा की यहाँ पर एक पत्नी होती है, इसका नाम है सूर्यमती। और सूर्यमती प्रशासन चलाने में या प्रशासन चलाने में क्या करती है, अनंत राजा की क्या करती है, पर मदद करती है। अब इसके बाद जो शासक आता है हर्ष विद्वान। अब हर्ष विद्वान एक कवि था, और कवि के साथ साथ एक कई भाषाओं का ज्ञाता था। कई भाषाओं को उसने का ज्ञान प्राप्त था इसको, इसीलिए ये से कहते हैं कि कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका अंतिम शासक आता है, और अंतिम शासक की बात करते हैं तो वहाँ पर आता है जयसिंह। और जयसिंह का शासनकाल यहाँ पर 1128 से लेकर 1155 तक रहता है। 1128 से 1155 तक रहने वाला कौन सा था, जयसिंह। लोहार वंश का अंतिम वंश का क्या था, ये राजा था। लोहार वंश का अंतिम शासक जयसिंह था। तो आज का था ये छोटा सा टॉपिक, और अगले जो वीडियो में बात करने वाले सीधे दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वीराज चौहान के बाद जो पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट थे दिल्ली पर, उनके बाद मोहम्मद गौरी आ जाता है। तो चौहान वंश जो राजपूत वंश है उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे एक वीडियो में, पूरा एक अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए। और अगली जो वीडियो है उसमें सीधे बात करने वाली है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत
के साथ साथ धीरे धीरे राजपूतों के बारे में बताते रहेंगे, और जो पूरी डिटेल रहेगी राजपूतों में उन्होंने कितने युद्ध लड़े, कैसे युद्ध लड़े, उस वीडियो को यहाँ पर अलग से डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए। जय हिंद।